बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयतन नास यदखुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु काना तव्वाबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये जो मैंने आपके साथ अभी बिगिनिंग की है, जो मैंने ये कुरान पाक की आयत पढ़ी है, ये हज़रत मूसा को अल्लाह पाक ने उस वक्त सिखाई थी जब उनको हुक्म किया था कि आपने फ़िरौन के पास जाना है और मेरा पैगाम पहुंचाना है। और इसके मायने क्या है ये थोड़ा सा समझें, क्योंकि यहीं से हमारी कहानी बिल्ड होगी। रब्बी इश्रह ली सदरी, अल्लाह पाक मेरी जबान की गिरा खोल दे कि जो बात मैं जैसे अपनी आवाम को समझाना चाह रहा हूं इनको वैसे ही समझ में आए। ये ना हो कि मैं 1+1 2 बताना चाह रहा हूं और उनको 1+1 11 समझ में आ रहा हूं। ठीक है। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपको कोई मुझे लंबी बात करने का शौक नहीं है, बल्कि बहुत लंबी बात करने का शौक है। ठीक है जी। और मैं आपको बड़े बोल से अल्लाह पाक बचाए, ये बॉलीवुड मूवी नहीं है पुराने दौर की 3 घंटे वाली, बल्कि उससे भी ज्यादा की है। लेकिन हमें आज इसको कम टाइम में एंटरटेनिंग करते हुए आपको वो मैसेज देना है जिसके लिए आप लोगों को मैंने बुलाया है। तो हम कुछ प्रोटोकॉल सेट करते हैं ताकि आप सब मेरे साथ हों, मैं आपके साथ हूं और उस फिल्म को हम एंजॉय करें। और ये वो फिल्म होगी जो कि शुरू से बिल्डअप होते हुए जाएगी, कहानी बनती जाएगी और एंड में जाके आपको पता चल जाएगा कि यार क्या कहानी थी। सो अगर आप 5 मिनट सुनने के बाद आपको लगे कि नहीं यार मजा नहीं आ रहा, सो हमारा रास्ता यहां से पीछे होता हुआ वहां चला जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊंगा, पिछले 2 हफ्ते के अंदर 15 डेज में हमने तकरीबन मार्केटिंग करी और मेरे पास कल रात तक 9,500 लोगों ने एक्नॉलेज किया हुआ है आने के लिए। ठीक है जी। और हर बंदा उसमें से वो है सर हम 2 के साथ आ रहे हैं, हम 3 के साथ आ रहे हैं, हम 4 के साथ आ रहे हैं। लेकिन एवरेज जब हम जिक्र करते हैं और जब भी कहीं भी कोई भी महफिल होती है सो उसका हमेशा 5 to 10% कन्वर्जन होता है। ठीक है। सो जब ये सेशन खत्म होगा तो ऑलरेडी हमारे पास तकरीबन यहां पे 80% आबादी बैठी हुई है। अब आपने गौर से एक एक बात को सुनना है, बिकॉज आई कैन अश्योर यू दैट दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वेरी अनयूजुअल, डिफरेंट एंड concrete as well as life transformational for everybody who is sitting here. दूसरी चीज कि यहां पर आप खुद नहीं आए हैं, यहां पे आपको लाया गया है। जब अल्लाह पाक किसी को कोई मैसेज दिलवाना चाह रहा होता है तो 9,500 ने बोला हुआ है ना कि हमने आना है। जो लोग यहां बैठे हुए, these are the most special people. You guys are the most special for me as of now. So I am grateful from the core of my heart because of the hospitality and because of the trust कि आप वो लोग हैं जिन्होंने इस नाचीज की बात के ऊपर लबैक कहा और आप लोग यहाँ पे आ गए। So what I want from you guys is to follow me till the end. और अगर आप एंड में ये कहें कि भाई हमारा टाइम वेस्ट हो गया, तो फिर जो जुर्माना आप अपने इस भाई का लगाना चाहिए। चूंकि हम कोई चीज पहली दफा करने जा रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स नए आपसे डिस्कस करने हैं जो आपकी जिंदगी में वैल्यूबल होंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव होना पड़ेगा। और मैंने सिर्फ उस ऑडियंस को टारगेट किया था जो पढ़ी लिखी ऑडियंस थी, जिसको वो मैसेज समझ में आएगा। क्योंकि यहां बुलाना मकसद तो हो गया कि भाई हम लाहौर में एक एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन असल हमारा ऑब्जेक्टिव हमारा कैमरा है जो लाखों लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचा रहा है। सो वो रिकॉर्ड हो रहा है। ऐसा ही है? गुड हो। सो अब स्टार्टिंग ऑफ कि साइंस कहती है कि जब भी आप रिलैक्स कैफियत में नहीं होते ना, सो बात जो आप सुन रहे होते हैं
से सुन, यहां रह के गिर जाती है, कान पे टच होगी वो बात जो हो रही है और वो गिर जाएगी नीचे। जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे तब तक बात अंदर नहीं जाएगी। सो हमें आप सबको रिलैक्स करना, और रिलैक्स करने के लिए साइंस ने एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला निकाला है। वो ये है कि जब आप अपने गले में से आवाज निकालते हैं ना, सो आपकी जब आवाज आपके कानों को जाती है तो आपके कान और आपका दिमाग खुल जाता है। सो ऑन माई कॉल ऑफ 3 आप सबके फेफड़ों में जितनी भी जान है, सही है, क्योंकि हम यहाँ पे फिटनेस एक्सपो सेमिनार थीम्ड कर रहे हैं, सो एटलीस्ट इतनी जान तो है कि हम गले से आवाज निकाल सकते हैं। सो ऑन माई कॉल ऑफ 3, 3, 2, 1 के ऊपर जो तालियां बजाना चाहता है वो तालियां बजाएगा, जो सीटी बजाना चाहता है सीटी बजाएगा, जो जैसे बैठना चाहता है वैसे बैठे, रिलैक्स हो जाए। जो दोस्त यार हमारे भाई चाय के ऊपर, शायद ढाबों पे यहाँ पे बैठने का कल्चर है नहीं है, जिस तरह से आप अपने दोस्त यार फैमिली में बैठे होते हैं वैसे बैठ जाए। मतलब आप रिलैक्स बैठ जाए, टांगों में टांगे रख के बैठे, बस सिगरेट नहीं ऑन कीजिएगा, बाकी उसी अंदाज में बैठे। कहने का मकसद कि आप रिलैक्स हो जाए। जब तक आप रिलैक्स नहीं होंगे मेरी सारी बातें बेकार है, गार्बेज है, आपको समझ में नहीं आनी। क्योंकि जहां पे हम थोड़ी सी इजी बातें भी करेंगे, थोड़ी सी मुश्किल बातें भी होंगी, लेकिन आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल होंगी। और अगर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल गुफ्तगू आसान होती तो सबको पता होता, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, थोड़ा सा आपको जहन लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। सो ऑन माई कॉल ऑफ 3 आप तालियां बजाना चाहें, आप चीखना चाहें, चिल्लाना चाहें, जो भी करना चाहें आपने करना है। ठीक है जी, रेडी है? 3, 2, 1। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, इतना शोर कराची में 100 बंदा कर लेता है, यहाँ पे 1000 बंदा बैठा हुआ है इसमें। ठीक है जी, सही है, पढ़े लिखे हैं तो हम पढ़े लिखे वाला काम चाहते हैं, सही है। सो क्योंकि ये जो आपका क्या नाम है आपका? हुमा, हुमा या हुमा? हुमा, HWM HUM। हुमा को हम सब ने इस आज का हमारा ऑब्जेक्टिव सेमिनार सुनना नहीं, हुमा को एंटरटेन करना है। ठीक है जी। अगर हुमा नाराज होकर चली गई तो हमारा मकसद बहुत हो गया। ठीक है जी। सो 3, 2, 1। एक और करेंगे और उसके बाद फिल्म स्टार्ट हो जाएगी। सही है जी। ये ट्रेलर चल रहा है कि भाई ये ऐड चल रहे हैं, सारी चीज चल रही है। सो कंसीडर मी कि आप लोग मेरे वलीमे पे आए हुए हैं और आप सब मुझे जानते हैं। ठीक है जी। सो ये वाला माहौल रखना है। सो लास्ट, उसके बाद हम शुरू कर रहे हैं जी। 3, 2, 1। Thank you. And honestly, it has been such a great hospitality from Lahore that I have decided 90% to shift from Karachi to Lahore. Trust me. It's been such a wonderful response. मैं मंडे को यहाँ पहुँचा हूँ, मंडे की रात से पहुँचते ही क्लाइंट्स के फोन, उमर भाई यहाँ डिनर करना है, यहाँ माजरत करी, ट्यूसडे को मॉर्निंग शो, वेडनेसडे को मॉर्निंग शो, थर्सडे को मॉर्निंग शो, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर शाम में डिजिटल मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर रात में मीटिंग, फ्राइडे को एक और मॉर्निंग शो। उसके बाद एक बहुत बड़ी हमारी सिर्फ इस कैंपेन को बिल्ड करने के अंदर एक इतनी अच्छी ग्रेट न्यूज हमारे पास आई है कि वी आर गोइंग इंटरनेशनल ऑल्सो। ठीक है जी। तो जब आप एक पॉजिटिव माहौल में होते हैं, पॉजिटिव काम कर रहे होते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जीज फिर कनेक्ट होती हैं और सारी तरफ से आपको गुड न्यूज ही मिलना शुरू हो जाती है। खैर, हुमा, यहां पे लाहौर में बड़ी बिल्डिंग्स किस इलाके में? गुलबर्ग, DH राया, बैरिया टाउन। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बात बताएं कि अभी मैं कोई एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने लाहौर शहर के अंदर ये चीज देखी है कभी या नहीं। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने देखी है या नहीं? बिल्डिंग कभी देखी है आपने लाहौर में? नहीं। अच्छा, अब जब भी आपने एक्नॉलेज करना है ना, तो एक्नॉलेज आपने इसी शोर से करना है। ठीक है, तालियों से करना है, शोर में आप लोग। ठीक है, जब भी कोई चीज एक्नॉलेज करनी है, ये हम प्रिंसिपल सेट कर लेते हैं ताकि मुझे पता चलता रहे कि सब जाग रहे हैं। बिल्डिंग सबने देखी है? डन।
अच्छा, आज की हमारी जो गुफ्तगू है, हमने सिर्फ एक बिल्डिंग को स्टडी करना है, और ये बिल्डिंग जो है ना, ये कोई 100 फ्लोर की बिल्डिंग नहीं है। 100 फ्लोर की बिल्डिंग नहीं है, ना उसमें म्यूजिक बजता है, बहुत सादा खुशबू बिल्डिंग है ये। इस बिल्डिंग के हैं 3 फ्लोर। कितने फ्लोर है? 3। ठीक हो गया। पहला फ्लोर इसका है, और जाहिर है दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए आपको पहले फ्लोर से चढ़ के दूसरे पे जाना है, और दूसरे से चढ़ के आपको तीसरे पे जाना है। ये एक तरीका इस बिल्डिंग पे चढ़ने का, ठीक है। और दूसरा तरीका इस बिल्डिंग में चढ़ने का क्या है, तीसरे फ्लोर पे जाने का, कि आप डायरेक्ट लिफ्ट में चले जाए। लिफ्ट भी है इस बिल्डिंग में। 3 फ्लोर की बिल्डिंग है जिसको हम आज समझने के लिए आए हैं, और ये बिल्डिंग अगर आपको समझ में आ गई तो आपकी गेम उड़ गई, और आपके तवज्जुह से जितने लोग हमें सुन रहे हैं उनकी कहानी उनको समझ में आ गई। इस बिल्डिंग का क्या नाम है? इस बिल्डिंग का नाम है, जिसको हम स्टडी करेंगे आज, इस बिल्डिंग का नाम है, बड़ा कॉमनली यूज्ड, STRESS, स्ट्रेस। ठीक है, इस बिल्डिंग का क्या नाम है? स्ट्रेस। अच्छा, जब हम स्ट्रेस को जिक्र करते हैं ना, सो अमूमन हम इसको कंफ्यूज करते हैं किस चीज से? ज़हनी दबाव से, क्योंकि हम लोग बहुत लिमिटेड हमारी सोच है। अब हमें इसको एक्सप्लोर करना है। ये बिल्डिंग है, हम जब गुजर रहे हैं ना गुलबर्ग से, मॉडल टाउन से, कहीं से भी, बड़ी सी बिल्डिंग नजर आ रही है 3 फ्लोर की, ऊपर बोर्ड इसके लगा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेस। इसका पहला फ्लोर जो है ना, उसका नाम है केमिकल स्ट्रेस। केमिकल। मोबाइल ऑफ कर ले अपने। पहला फ्लोर है, और दरवाजा भी बंद कर दें आप प्लीज। अच्छा, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। पहला फ्लोर है इसका, उसका क्या नाम है? केमिकल स्ट्रेस। केमिकल स्ट्रेस का ताल्लुक है आपकी ग़िज़ा के साथ, डाइट के साथ, ठीक है। अब केमिकल स्ट्रेस को समझने से पहले आप समझ लीजिए कि स्ट्रेस क्या है आसान ज़बान में। एनीथिंग, अब पढ़े लिखे लोग हैं, सबने हमें कहा था कि पढ़े लिखी ऑडियंस बैठी है। एनीथिंग विच इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ इट्स नॉर्मल, कोई भी चीज जैसी उसके मैन्युफैक्चरर ने डिजाइन की हुई है, अगर वो उस कैफियत में नहीं है तो वो क्या कहलाएगी? इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। मिसाल के तौर पे ये बैंड है, ये अभी रिलैक्स्ड है, ये रिलैक्स कहलाएगा। अब क्या कहलाएगा? स्ट्रेस। ठीक है जी। कोई भी चीज अगर अपने नॉर्मल के ऊपर नहीं है तो वो क्या कहलाएगी? इज इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। समझ में आ गई बात? बस ठीक है, ठीक है, ठीक है, तालियां भी बजाएंगे। अब ये तो हो गई स्ट्रेस की डेफिनेशन, कि कोई भी चीज अगर अपने नॉर्मल पे नहीं है तो वो कहलाएगी स्ट्रेस में। पहला फ्लोर जो है इसका, उसका नाम है केमिकल स्ट्रेस। केमिकल स्ट्रेस का ताल्लुक है आपकी डाइट के साथ। ये मेडिकल टर्म है केमिकल स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे पेट में जाता है, सर्टेन केमिकल्स रिलीज होते हैं, तो ये इसका नाम है केमिकल स्ट्रेस। यानी अगर आपकी जिस्म जिस ग़िज़ा के लिए बना हुआ है, अगर इसको वो ग़िज़ा नहीं दी जा रही, यानी जिस्म किस ग़िज़ा के लिए बना है? हेल्दी ग़िज़ा के लिए बना है। अगर इसको हेल्दी ग़िज़ा नहीं दी जा रही, अनहेल्दी दी जा रही है। अब अनहेल्दी हेल्दी क्या, अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे। यानी अगर इसको हेल्दी ग़िज़ा नहीं दी जा रही तो ये क्या कहलाएगी? आपकी बॉडी केमिकल स्ट्रेस का शिकार है। ओके, यहां तक समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन? यानी जब आपकी डाइट खराब है तो आप केमिकल स्ट्रेस का शिकार है। ओके, यहां तक समझ में आई? डन। पहला फ्लोर कौन सा है? केमिकल स्ट्रेस। अब जब आपकी डाइट खराब हुई, जब आपकी डाइट खराब हुई तो आप सीढ़ियों से चलते हुए पहले फ्लोर से चले गए किधर? दूसरे फ्लोर पर, जिस फ्लोर का नाम है केमिकल स्ट्रेस नहीं, फिजिकल स्ट्रेस। क्या नाम है? फिजिकल स्ट्रेस। यानी फिजिकल आपकी जो बॉडी है उसका आउटलुक खराब हो गया। यानी आपका पेट आपके सीने से बाहर आना शुरू हो गया,
या आपका पेट आपकी कमर को लग गया, आपके मुंह फूलने लग गए। हमारी खवातीन बहनें, खवातीन का आइडियली वेट अडल्ट खवातीन का 48 से 55 के बीच में होता है अकॉर्डिंग टू देयर हाइट। अब अगर आपका वेट 55 से ऊपर चल रहा है, बहुत ऊपर चलता है, तब खवातीन परेशान होती है। कम से कम 15 kg अबव होता है किसी भी इंसान का, तो वो परेशान होना शुरू होता है। यानी जब डाइट खराब हुई तो उसने आपको किधर लीड किया? फिजिकल स्ट्रेस पे। फिजिकल स्ट्रेस का मतलब आपकी बॉडी जो है वो अब अपने ऑप्टिमम पे नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपको पेट निकलना शुरू हो गया, गाल सूजना शुरू हो गए, आप सुस्ती होना शुरू हुई, लेथार्जिक फील करना शुरू हुए, घुटनों में तकलीफ। और अमूमन जितने लोग यहां पे बैठे हैं वो कहीं ना कहीं अपने पेट के निकलने से परेशान हैं। ऐसा ही है, बैठे। तो अब आपकी डाइट खराब होने की रीजन से आप किधर पहुंच गए? फिजिकल स्ट्रेस पे। केमिकल स्ट्रेस का ताल्लुक जिस तरह से आपकी डाइट के साथ था, इसी तरीके से फिजिकल स्ट्रेस का ताल्लुक आपके ब्रेन के साथ है, क्योंकि आपकी फिजिकल बॉडी का पावर हाउस कौन है? ब्रेन। अब अगर आपकी डाइट खराब हुई और आपके जिस्म के हर हिस्से के ऊपर चर्बी चढ़ना शुरू हो गई, तो इसी तरीके से आपका ब्रेन भी एक मसल है, आपके ब्रेन पे भी चर्बी चढ़ना शुरू हुई। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि डाइट खराब होने की वजह से आपका ब्रेन स्लो डाउन हुआ और ब्रेन की परफॉर्मेंस भी कॉम्प्रोमाइज हुई है? कह सकता हूं? कह सकता हूं। अब आपके कंप्यूटर का, पूरे सीपीयू का पावर हाउस कौन है? आपका प्रोसेसर, ब्रेन। जब ब्रेन स्लो हो गया तो आपकी बॉडी के हर ऑर्गन की परफॉर्मेंस स्लो हो गई, हो गई। अब यही ब्रेन आपकी बॉडी के अंदर एक सिस्टम लगा हुआ है, जिसको हम डिस्कस करने से पहले एक सवाल पूछेंगे कि मुझे यह बताएं कि एंटीवायरस का नाम किसने सुना है? एंटीवायरस क्या होता है? प्यारे भाई बताएं, आप बताएं। वायरस हो उसको खत्म करने के लिए एंटीवायरस होता है। यानी एंटीवायरस का काम क्या है कि वो कंप्यूटर में वायरस को डिटेक्ट करेगा, ट्रीट करेगा और डिलीट करेगा। ऐसा ही है। तो इसी तरीके से अल्लाह पाक ने ह्यूमन बॉडी के अंदर एक नेचुरल एंटीवायरस मैकेनिज्म रखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। सही है। उस इम्यून सिस्टम का काम क्या है कि आपकी बॉडी में जो भी वायरस आ रहा है उसको डिटेक्ट करे, ट्रीट करे और डिलीट करे। सही है। और उस इम्यून सिस्टम को कौन चला रहा है? ब्रेन। तो जब मेरी डाइट खराब हुई तो मेरा ब्रेन अपने 100% पे काम नहीं कर रहा, तो मैं कह सकता हूं कि जब डाइट खराब हुई तो मेरा ब्रेन 60-70% पे काम कर रहा है। कर रहा है। जब मेरा ब्रेन 60-70% पे काम कर रहा है तो मेरा इम्यून सिस्टम कितने परसेंट पे काम कर रहा होगा? 60-70 पे। ऐसा ही है। 50 पे काम कर रहा होगा। तो अब मुझे क्या होगा कि 10 वायरसेस बॉडी में आएंगे तो बॉडी 6 को ट्रीट कर सकेगी, 4 उसको अटैक कर लेंगे। तो मुझे नजला होना शुरू हो जाएगा, मुझे जुकाम होना शुरू हो जाएगा, मुझे कोई भी नया वायरस आएगा कोविड जैसा, तो वो मुझे क्या करना शुरू कर देगा? अटैक करेगा। और मेरी बॉडी फिर उसको ट्रीट करने के अंदर जो मेरा मैकेनिज्म है एंटीवायरस, वो उतना केपेबल नहीं होगा। किस वजह से? कि केमिकल स्ट्रेस से मेरी फिजिकल स्ट्रेस हुआ और मेरे ब्रेन की परफॉर्मेंस कम हो चुकी है। यहां तक समझ में आई बात? पहली सीढ़ी कौन सी? पहला फ्लोर कौन सा? केमिकल स्ट्रेस। केमिकल स्ट्रेस यानी डाइट के खराब होने को लीड किधर किया? वो फिजिकल स्ट्रेस। यहां तक जिसको समझ में आई वो तालियों में बताए। अच्छा, यहां तक जिसको समझ में आई जोर से बताए। ठीक हो। अब क्रूशियल पॉइंट समझे। अब क्रूशियल पॉइंट समझ रहे हैं आप। अब एक बंदा स्ट्रेस की बिल्डिंग में दाखिल हुआ, केमिकल स्ट्रेस का शिकार हुआ, डाइट खराब थी। डाइट खराब होने से सीढ़ियों पे चलते चलते वो कहां चला गया? फिजिकल स्ट्रेस के फ्लोर पर है। अब क्या हुआ? अब समझे। अब फिजिकल स्ट्रेस पर खवातीन जब आई जो अनमैरिड थी, उनका वजन जब बढ़ गया तो उनके रिश्ते रिजेक्ट हुए। अगर वो मैरिड थी तो उनके हस्बैंड ने दूसरी तीसरी जगह जहन लगाना शुरू कर दिया या उनको ताना देना शुरू कर दिया।
ठीक है, ताना देना शुरू कर दिया कि वजन बढ़ रहा है। या अगर उन्होंने ताना नहीं दिया, हस्बैंड बहुत अच्छे थे, बहुत लाड प्यार करते थे, तो उनकी जो सर्कल था दोस्त अहबाब का, उन्होंने ताने देना शुरू कर दिए। अगर आदमी है और आदमी की फिजिकल स्ट्रेस की कैफियत है, उसकी यंग एज में बाल सफेद होना शुरू हुए, हेलो 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 कैमरा, जब आदमी बीमार हुआ तो उसकी यंग एज में बाल सफेद हुए, पेट जब बाहर आया, उसको बीमारियां अगर लगना शुरू हुई, तो अब आदमी को परेशानी हुई कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा। लोगों ने ताने देना शुरू किए, मजाक उड़ाना शुरू किया, वजन को लेके आपको खुद से फील होना शुरू हो गया। कोई भी आपको जब तकलीफ हुई फिजिकल स्ट्रेस की कैफियत के अंदर, तो फिजिकल स्ट्रेस ने आपको तीसरे फ्लोर पे लीड किया, जिसका नाम है इमोशनल स्ट्रेस। ठीक हो गया? तीसरे फ्लोर का क्या नाम है? इमोशनल स्ट्रेस। अब अगर एक खातून है मिसाल के तौर पे, और मैं ये जो एग्जांपल आपको दे रहा हूं ये मेरे लाइव क्लाइंट्स के केसेस है, तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे घर बनाई हुई एग्जांपल्स नहीं है। मेरे पास रेगुलर ऐसी एग्जांपल्स आती हैं कि उमर भाई हमारा वजन बढ़ गया है और इसकी वजह से हमारी डाइवोर्स हो गई, हमारा वजन बढ़ गया है, हम कंसीव नहीं कर पा रही, हमारा वजन बढ़ गया है, हमारे रिश्ते रिजेक्ट हो रहे हैं, हमारा वजन बढ़ गया है तो हमारे हस्बैंड कह रहे हैं कि जिस तरह से तुम्हारी बहन के हस्बैंड ने तुम्हें उसको डाइवोर्स दी है मोटापे की वजह से, तो मैं भी सोच रहा हूं तुम्हें डाइवोर्स करके मैं दूसरा शादी कर लूं। ऐसे ऐसे केसेस है कि अगर आप इस फील्ड में हो तो आपको अंदाजा हो कि वजन बढ़ने से, फिर वजन बढ़ने की वजह से आपके अज़दवाजी ताल्लुकात डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा। अब एक खातून कंसीव नहीं कर पाती तो फिर दूसरी तीसरी शादी करो। अब जब एक खातून के हस्बैंड दूसरी तीसरी के ऊपर चले जाएंगे तो फिर वो खातून किस स्टेज पे जाएंगी फिजिकल से निकल के? इमोशनल। सो इमोशनल स्ट्रेस हर वो कैफियत जिससे आपका दिल दुखा हुआ हो, आपके वजन के अलावा भी आपका वजन बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल फिट हैं, कोई ऐसी बात हो गई कि आपका किसी से झगड़ा हो गया अपने करीबी से, आपके किसी करीबी का इंतकाल हो गया, हर वो परेशानी जिससे आपका दिल दुख रहा है वो क्या कहलाएगी? इमोशनल स्ट्रेस। अब आप सुनो, फिजिकल स्ट्रेस की कैफियत में आपका ब्रेन कॉम्प्रोमाइज हो रहा था ना, 100 से 60% में काम करना शुरू कर दिया था उसने। इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में आपका इम्यून सिस्टम शट डाउन हो जाता है। ठीक है? इमोशनल स्ट्रेस की जो कैफियत है, यानी वो कैफियत जिसमें आपका दिल दुखा हुआ है, आपकी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, वो शट डाउन हो जाता है। अब वो इम्यून सिस्टम जिसने आपको पतला करवाना है, जिसने आपको वायरसेस से प्रोटेक्ट करना है, जिसने आपकी बीमारियों से लड़ना है, आपको प्रोटेक्ट करना है, आपके जिस्म को हेल्दी रखना है, वो इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में वो सिस्टम शट डाउन पड़ा हुआ है। तो जो लोग कहते हैं ना, उमर भाई हम तो इतनी अच्छी डाइट कर रहे हैं, हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, वेट स्टक हो गया है। रीजन भी कि वो इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। जब तक इमोशनल स्ट्रेस को ट्रीट नहीं किया जाएगा, आप अच्छे से अच्छी डाइट कर लें, अच्छे से अच्छी एक्सरसाइज कर लें, आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और अगर आप इमोशनल स्ट्रेस को ट्रीट कर लें तो बगैर एक्सरसाइज और बगैर डाइट के भी आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो मैं पिछले 8 साल में जो पाकिस्तान में काम कर रहा हूं, 50,000 से ज्यादा मैं इंडिविजुअल कंसल्टेशंस कर चुका हूं, और उसके अंदर जो 95% क्लाइंट है, दैट इज नॉट सफरिंग थ्रू डाइट की प्रॉब्लम, दैट इज नॉट सफरिंग थ्रू एक्सरसाइज की प्रॉब्लम, दे आर सफरिंग थ्रू इमोशनल स्ट्रेस। क्योंकि जो बंदा हमारे पास आता है, आने से पहले उसने जिंदगी में कभी ना कभी खुद से डाइट ट्राई की होती है, उसने खुद से कभी ना कभी एक्सरसाइज की होती है, लेकिन चूंकि वो किसी भी रीजन की वजह से इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रहा है, तो उसका सिस्टम शटडाउन पड़ा हुआ है, जिसने उसका फैट बर्न करवाना है।
सो जब सिस्टम शटडाउन पड़ा हुआ है तो तुम अच्छे से अच्छी डाइट कर लो, अच्छे से अच्छा वर्कआउट कर लो, तुम्हें असर नहीं होना। सो अभी हमारी पूरी गुफ्तगू का महवर क्या है? हमने इमोशनल स्ट्रेस को समझना है, इसको काउंटर करना है, और इसको काउंटर करना बहुत आसान है। फिंगर टिप्स के ऊपर सॉल्यूशन है इसका। ये प्रैक्टिस कर लें, आपका मसला हल। अब एक और बात सुनो, साइंस ने ऐसे लोगों को, साइंस क्या चीज है? साइंस, मुझे साइंस की डेफिनेशन कौन बता सकता है? देखो क्या है डेफिनेशन, और कौन बता सकता है? फिजिकली चीजों को जानना, समझना, उनके जज्बात करना और मुशाहदा करना, फिर उस पे अमल करना। रिजल्ट्स, साइंस का क्या मतलब है? सुनिए, साइंस SCIENCE, रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, इसको साइंस बोलते हैं। वो नतीजे हासिल किए गए एक्सपेरिमेंट करके या ऑब्जर्वेशंस के थ्रू, उन्हें क्या कहते हैं? साइंस ने यानी ऐसे लोगों को स्टडी किया, ऐसे लोगों को स्टडी किया गया जिनको डॉक्टर्स कह चुके थे कि इनके मरने के अंदर थोड़ा सा ही टाइम है, क्योंकि वो लोग 4th स्टेज ऑफ कैंसर से गुजर रहे थे। तो उनको कहा कि डॉक्टर्स ने कि भाई अब आप इनको घर ले जाएं, इनका आखिरी टाइम चल रहा है, महीना 2 महीना जिंदा रहेंगे। वो लोग जिंदा रह गए, और जाहिर है जब वो अपने स्कैन्स कराने डॉक्टर्स के पास आए तो पूरी दुनिया में ऐसा डेटाबेस था हॉस्पिटल्स के पास, जिन्होंने ये देखा कि यार ये लोग, इनको तो 4th स्टेज कैंसर हम बता चुके थे हो चुका है, इन लोगों ने 4th स्टेज कैंसर बीट किया है। तो ऐसे लोगों को साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और ऐसे लोगों को स्टडी किया जिन लोगों ने 4th स्टेज ऑफ कैंसर को बीट किया। उन लोगों को जब साइंस ने स्टडी किया तो दे फाउंड सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन दोज पीपल, और उनको पता चला कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स इन सारे लोगों में कॉमन है। इसका मतलब अगर एक इंसान में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो तो वो कैंसर को भी डिफीट कर सकता है। ये साइंस ने स्टडी की, एक्सपेरिमेंट्स किए, इसके रेफरेंसेस आपको गूगल, यूट्यूब पे भरे हुए मिल जाएंगे, मुझसे राब्ता करेंगे, मैं वो भी दे दूंगा। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कई ऐसे कैंसर पेशेंट्स को अपने कैंसर को डिफीट करते एक्सपीरियंस किया है। अभी भी वो लोग जिंदा हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विल पावर। विल पावर कहते हैं। अब ये विल पावर क्या चीज है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये वही इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है जिन लोगों को उन्होंने, जिन पे काम किया और उन्होंने अपने 4th स्टेज ऑफ कैंसर को भी डिफीट कर दिया। तो जब एक डॉक्टर ये कह चुका है कि आप, महीना आपके पास रह गया है और महीना गुजरने के बाद वो सालों साल जिंदा है, उन्होंने कैंसर को भी डिफीट कर लिया, तो इसका मतलब दे हैड सम कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने उसको देखना है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, बिल्डिंग का क्या नाम था? पहला फ्लोर कौन सा था? दूसरा? तीसरा? इमोशनल स्ट्रेस। ठीक हो गया। अब हम इस बिल्डिंग के इन फ्लोर्स को एक एक करके स्टडी करेंगे और हर फ्लोर आपको इतनी इंफॉर्मेशन देगा और इतनी नई इंफॉर्मेशन देगा जो आपके अच्छों के पास भी नहीं है। जिस इंसान को इन तीनों फ्लोर्स को समझना है और जो समझता है कि हाँ भाई यहां तक की गुफ्तगू लॉजिकल है, साइंटिफिक भी है और इससे हमें कहीं ना कहीं हमारी मुमासलत है और हम समझना सीखना चाहते हैं, वो यहां बैठा रहेगा, वरना यहां से जा सकते हैं। मैं आपसे आने की माजरत करूंगा कि भाई आपने टाइम निकाला और मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। अगर किसी को यह इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा और अगर किसी को यह लग रहा है कि यह इंटरेस्टिंग है, जो कि मैं अश्योर कर रहा हूं कि जब ये तीनों फ्लोर्स को आप समझ लेंगे तो
तो आप जिस कैफियत में अभी यहां आए हैं, आप इस कैफियत में नहीं होंगे, आप एक कुछ नए इंसान बन के यहां से जाएंगे। दिस आई कैन अश्योर यू। ठीक है, बड़े बोल से अल्लाह बचाए। और मेरा काम मैसेज देना है, हिदायत देना नहीं है। मैं आपको फोर्सफुली नहीं कह सकता इसको मानो। अगर मेरा इतना बड़ा प्रोफाइल है कि मैंने इतने बड़े पाकिस्तान के अंदर इतने हजारों क्लाइंट्स को कंसल्ट किया है, लाहौर प्रेस क्लब पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, मॉर्निंग शोज, पूरा अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस की इंडस्ट्री में ये सारी चीज सेटअप की है, सो हमारा कुछ छोटा सा प्रोफाइल है, तो वो आपको फायदा ही होगा। सो जो लोगों को यहां तक की गुफ्तगू समझ में आई है, वो अपनी तालियों में, आवाज में एक्नॉलेज करके जोर से बताएं। अच्छा, मीनवाइल मुझे पानी दे दें और 3, 2, 1 के ऊपर आपने बताना है। 3, 2 और एक ही दफा करेंगे तो जोर से करना है ताकि, ठीक है जी। 3, 2, 1। पहले फ्लोर में आप दाखिल हो गए, उसका नाम था केमिकल स्ट्रेस। ठीक है जी, सही हो गया। केमिकल स्ट्रेस में आपको जैसे उस बिल्डिंग में दाखिल हुए, इस फ्लोर पे, तो आपको एक इंसान मिला। केमिकल स्ट्रेस वाले फ्लोर पर बड़ी, ये आप तस्वीरें बाद में लेना। हेलो, क्या आप लोग डिस्टर्ब कर रहे हो? देखो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। ये मूवी नहीं चल रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवी चल रही है। सही है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यही कॉन्सेप्ट है जो आपकी फाउंडेशन बिल्ड करेंगे। अब एक चीज होती है ना कि यार, आपको जब आप मां के पेट से बाहर आते हैं दुनिया में, तो आप डायरेक्टली कोई इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ रहे होते, आप डायरेक्टली कुरान पाक नहीं पढ़ते। आपको कुरान पाक पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ता है? कायदा। इंग्लिश पढ़ने से पहले आप क्या पढ़ते हैं? ABCD। तो मेरा काम आपको फिटनेस की ABCD कराना है, बाकी काम आप खुद कर लेंगे। ठीक है, इस सेशन के एंड पे आपको सब कुछ खुद करना आ जाएगा। वो एलिमेंट जो हमारे पास मिसिंग है ना, मैं आपको वो दे रहा हूं। हम, आप लोग क्या कर रहे हैं इस वक्त, हमारी जनरल पाकिस्तानी आवाम क्या कर रही है? वो किताब इंग्लिश की लेके बैठी है और उसको पढ़ रही है, क्योंकि हम बगैर समझे पढ़ने में माहिर हैं। हम बगैर समझे पढ़ने में हमारे से ज्यादा मास्टर कोई भी नहीं है कि नहीं? तो हमारे घर में एक किताब मौजूद है, हम उसको डेली पढ़ते हैं। अगर वैसे नहीं पढ़ते तो नमाज में पढ़ते हैं, लेकिन हमें समझ में कुछ भी नहीं आता उसमें। ठीक है, सो अब हमें उसको समझने के लिए कुछ मैं आसान जबान में आपको समझा रहा हूं। आप जब केमिकल स्ट्रेस के फ्लोर पर पहुंचते हैं तो आपको एक बंदा मिलता है, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। क्या नाम है? कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं कार्ब्स। माइक किसके पास है? अरसलान। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कौन बताएगा मुझे? बड़े भाई बताएं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? राइस। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? राइस। राइस में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इटसेल्फ क्या है? मैम आप कह रही है एनर्जी सोर्स, सोर्स ऑफ एनर्जी। और कौन कह रहा है पीछे? क्या करता है कार्बोहाइड्रेट? क्या करता है? सोर्स ऑफ एनर्जी, आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, अब गौर से सुनो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और हमें बात ज्यादा आपको डिलीवर करनी है। कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में वो काम करता है जो आपकी गाड़ी में पेट्रोल करता है। सही हो गया? यहां तक समझ में आई बात? समझ में आई? अब गाड़ी में पेट्रोल का क्या काम है? गाड़ी में वो काम जो पेट्रोल कर रहा है, वो क्या कर रहा है? गाड़ी के इंजन को चला रहा है, इंजन आपके टायर को चला रहा है, और टायर और गाड़ी आपको यहां से वहां लेकर जा रही है। सो हमारी बहन ने बहुत सही जवाब दिया, और पीछे से भी जवाब आया कि कार्बोहाइड्रेट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। अब हम इधर 1000 लोग बैठे हुए और हमारे में से सिर्फ गिनती के लोगों को पता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, और जिनको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं पता, फिटनेस करना तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। ये बेसिक है।
कार्बोहाइड्रेट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी। अब मुझे एनर्जी किस पर्पस, यार अपने मोबाइल साइलेंट पे कर ले प्लीज। अब इधर देखें। एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसका क्या काम है? जिस तरह से मेरी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, इसी तरह से मुझे दिन भर में एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी चाहिए। मेरी एक्टिविटी क्या है? मुझे चलना है, फिरना है, बातें करनी है, ऑफिस आना जाना है, घर के काम करने हैं, बच्चों को घुमाना फिराना है, बेगम के साथ घर में हाथ बटाना है। कोई भी काम आप अगर कर रहे हैं अपनी इस बॉडी से, तो आपको एनर्जी चाहिए, ठीक है? और वो एनर्जी सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सो कार्बोहाइड्रेट आर नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट द ओनली सोर्स और नॉट द सोर्स, बट पहली सोर्स। जिस तरह से आपकी गाड़ी पेट्रोल पे चलती है, सीएनजी पे भी चलने वाली गाड़ियां होती हैं, डीजल पे भी चलने वाली गाड़ियां होती हैं, तो हर किस्म का फ्यूल होता है। तो प्राइमरीली आपकी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल करती है, किस लिए? एनर्जी के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल है जैसे कि रोटी, जैसे कि चावल, जैसे कि ब्रेड और उसकी इकसाम। मिसाल के तौर के ऊपर मुझे पूरे दिन में 24 घंटे है मेरे पास, दिन में 8 घंटे में सो रहा हूं, 16 घंटे में जाग रहा हूं, जबकि मुझे सोने के लिए भी एनर्जी चाहिए। यानी मेरे पास पूरे दिन में कितने घंटे हैं? 24। 24 घंटे में मुझे जितनी एनर्जी चाहिए है वो इक्विवेलेंट है। मिसाल के तौर पे मुझे 2 रोटियों से जितनी एनर्जी मिलती है ना, मुझे पूरे दिन में काम करने के लिए उतनी एनर्जी चाहिए। कितनी एनर्जी चाहिए मुझे? 2 रोटी जितनी। सही है? समझ गए? यहां तक समझ में आई? मैं दिन भर में 24 घंटे में उमर बिलाल जो काम करता है उसको 2 रोटियों जितनी क्या चाहिए? एनर्जी। मैं सुबह उठा 6 बजे और मैं अपने घर से निकला, ऑफिस गया और ऑफिस से मैं वापस आया, ठीक है? इस काम को करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? 2 रोटी, ठीक है? 2 रोटी जितनी एनर्जी। मिसाल के तौर पे मैं अपने घर से निकल रहा हूं गाड़ी में जा रहा हूं, गाड़ी से मैं ऑफिस जाऊंगा और ऑफिस से मैं वापस आऊंगा। मुझे कितनी एनर्जी चाहिए? 2 रोटी जितनी एनर्जी चाहिए। यानी मुझे मिसाल के तौर पे 2 लीटर फ्यूल चाहिए। ठीक हो गया? मैंने घर से निकला, 2 लीटर पेट्रोल डाला गाड़ी में, ऑफिस गया और ऑफिस से वापस आया। मेरे घर पहुंचते पहुंचते फ्यूल कितना बचा? कितना बचा? 0। ठीक है, 0 बचा। ट्यूसडे वाले दिन भी मैं ऑफिस निकला, ऑफिस पहुंचा और वापस घर आया। मैंने निकलते हुए 2 लीटर पेट्रोल डाला था, तो 2 लीटर मैंने आने जाने में खर्च किया। घर पहुंचा तो कितना बचा मेरी गाड़ी में? तीसरे दिन मैंने गलती से 3 लीटर पेट्रोल डाल दिया। आने जाने में कितना खर्च हुआ? कितना बचा? 1। वो 1 मेरी बॉडी में, मेरे पेट्रोल की टैंक में क्या हो गया? स्टोर हो गया। हो गया? अब क्या सुनो, मुझे पूरे दिन में जो काम मैं कर रहा था, मुझे वो काम करने के लिए रिक्वायर्ड थी जितनी एनर्जी, वो कितनी रोटियों जितनी थी? 2। मैंने 2 खाई मंडे को, कोई मसला नहीं। ट्यूसडे को 2 खाई, कोई मसला नहीं। वेडनेसडे वाले दिन मैंने 3 रोटियां खाई, तो 2 रोटियां एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन 1 रोटी स्टोर हो गई। सो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स that are not utilized by the body as energy are stored in the body as fats. समझ रहे? Carbohydrates that are not utilized by the body as energy are stored in the body as fats. तो मुझे रिक्वायर्ड है पूरे दिन में कितनी रोटियां? 2 रोटी जितनी एनर्जी। मैं खा कितनी रहा हूं? 3, 4, 5, 6। सो वो मेरी बॉडी में स्टोर हो रही है और वो क्या बना रही है? चर्बी बना रही है। ठीक हो गया? इस तरह से हम मोटा होना शुरू होते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं? जिसका पेट नहीं वो सेठ नहीं। ठीक है ना? क्योंकि गरीब आदमी के पास तो खाने को कुछ नहीं है। अब जिसके पास, अगर आज जो भी मोटा नजर आ रहा है, इसका मतलब उसके पास खाने पीने को तो है, उसके पास खाने पीने को है, तभी उसकी बॉडी में
जरूरत से ज्यादा। तो जो लोग ये कहते हैं कि हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए रोटी, चावल, चीनी, मैदा, जो कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं, इनको छोड़ना पड़ता है, वो गलत कहते हैं। छोड़ना नहीं पड़ता, इनको मैनेज करना पड़ता है। अगर आपको मैनेज करना है, आपको ये बताओ कि मुझे इतनी रिक्वायरमेंट है, आप उतनी रिक्वायरमेंट खाएं, तो आपको रोटी चावल खाते खाते वजन आपका कम होगा। अब लोग क्या करते हैं, रोटी चावल उनको लगता है हमारे लिए दुश्मन है, वो रोटी चावल क्या करते हैं, बिल्कुल स्किप कर देते हैं। जब स्किप कर देते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर एक इंजन लगा हुआ है, जिस इंजन ने चल के आपके फैट को बर्न करना है। वो इंजन किस पे चल रहा है, रोटी चावल पे। रोटी चावल मिल ही नहीं रहा, तो फिर खवातीन बोलती है वेट स्टक हो गया। ठीक है, वेट स्टक हो गया। रोटी चावल छोड़ना नहीं है। हमारे यहाँ मसला क्या है, हमारे पास चूंकि नॉलेज नहीं है, हम गूगल यूट्यूब पे चले जाते हैं, सो ये कहानी होती है। रोटी चावल छोड़े बगैर मैं पूरा साल 6 पैक्स मेंटेन करता हूं और रोटी चावल इस रेगुलर खाता हूं, कोई मसला नहीं है खाने के अंदर। जब आपके पास नॉलेज नहीं होती तो वो आपके लिए प्रॉब्लम होती है। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली आपको समझ में आ गया कि क्या है। वो जो आदमी आपको मिला था वो ये था, जिसको समझ में आया अब वो एक्नॉलेज करके बताए। अब आपको ये समझ में आया कि अगर आपका पेट, अब मिसाल के तौर पे मुझे कितनी रोटियां चाहिए थी पूरे दिन में एनर्जी, 2। अभी मैं 2 खा रहा हूं, तो मेरा 6 पैक्स मेंटेन है। जब मैं 2.5 और 3 करूंगा और एक्टिविटी उतनी करूंगा, तो 2 रोटियां तो बर्न हो जाएंगी, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगी, और 1 रोटी मेरी पेट में जाएगी, पेट से उसका जूस निकलेगा, वो जूस खून में शामिल हो जाएगा और पूरी बॉडी में प्रोपोर्शनेटली स्टोर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैंने चपाती खाई तो चपाती मेरे पेट पे लग गई और बाकी पूरी बॉडी स्लिम, ऐसा नहीं होगा। कि कोई बंदा बोले यार ये तो चपातियां मैंने जमा की हैं। रोटी आप यानी कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में जाके पेट में कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में। ग्लूकोज नाम सुना है आपने? ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर रोटी चावल जाके किस में कन्वर्ट होते हैं? ग्लूकोज में। चीनी भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। ये समझे आसान जबान में कि रोटी, चावल, चीनी, मैदा ये सब एक ही फैमिली है। ये पेट में जाकर एक लाल कलर के शरबत में कन्वर्ट हो जाती है, पेट में जाती है और खून में शामिल हो जाती है। खून पूरी बॉडी में घूमता है, पांव से लेके सर पे। तो पूरी बॉडी में मिसाल के तौर पे 1 किलो चर्बी चली गई तो पूरी बॉडी में एक पतली